जय महाकाल गाइस, सामान्य प्रबंधन की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं सामान्य प्रबंधन, जो कि हमारे पटवारी एग्जाम और जो वनडे एग्जाम है उनमें आजकल नया पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जिसमें सामान्य मैनेजमेंट पूछा जा रहा है। उसके लिए इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ गाइस, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य प्रबंधन पार्ट 2। इससे पहले हम पहला पार्ट इसमें सेंड कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबंधन क्या होता है? कला और विज्ञान को प्रबंधन कहा जाता है। मतलब दूसरों से काम कराने की कला और विज्ञान क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है? तो समामेलन से पूर्व की हानि को डेबिट किया जाता है ख्याति खाते में, अर्थात तो गुडविल एसी में। गुडविल में हम क्या करते हैं? समामेलन से पूर्व की हानियों को वहां पर डेबिट किया जाता है। समामेलन जो मतलब सम्मेलन में हमें मिली ही नहीं, पूर्व हानि हो गई। सम्मेलन आयोजित करना था लेकिन उससे पहले ही हानि हो गई, तो वो हम क्या होगा? उसका ख्याल आता रहेगा, खाता रहेगा, है ना। तो ख्याति खाते में रखी जाती है, फिर गुडविल एसी में उनको रखा जाता है। प्रबंधन वही है जो प्रबंधन कार्य करता है। इसका किसका कथन है? तो प्रबंधन वही है जो प्रबंधन कार्य करता है। ये कहा था लुईस एलन ने। ए लो भैया, किसने कहा था? एलन ने कहा था। लुईस एलन ने कहा था कि प्रबंधन वही है जो कि प्रबंधन का कार्य करता है। किसने कहा था? लुईस एलन ने कहा था। किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार करना प्रबंधन के लिए किस भाग के अंतर्गत आता है? तो जब भी कोई कंपनी अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद का प्रचार करती है तो वो विपणन में आता है या फिर मार्केटिंग के अंतर्गत आता है, विपणन से संबंधित है। नैतिकता, आचार संहिता और परामर्श किसकी विशेषताएं हैं? तो नैतिकता, आचार संहिता और परामर्श ये पेशे की विशेषताएं हैं। तो पेशे की विशेषताएं क्या होती हैं? हर पेशे में नैतिकता होनी चाहिए, आचार संहिता होनी चाहिए और उनका परामर्श आवश्यक होता है। नीतियों और लक्ष्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जितनी भी नीतियां और जो लक्ष्य हैं उनका निर्धारण हमेशा कौन करती है? प्रशासन करती है। उनको फॉलो कौन कराता है? तो प्रबंधन उनको फॉलो कराता है। उनको बनाता कौन है? तो निर्धारण कौन करेगा? प्रशासन के द्वारा किया जाता है। और प्रबंधन और प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित करता है ऑर्गेनाइजेशन। दो साझेदारों के मध्य 2:1 में व्यापार विभाजित किया गया है। गत वर्षों का शुद्ध लाभ 2,90,000 रुपए है, तब दोनों के मध्य लाभ किस तरह से विभाजित होगा? तो एक को मिलेगा 1,16,000 रुपए और एक को मिलेगा 1,74,000 रुपए। ये तुम्हारी मैथमेटिक्स में जो पार्टनरशिप आती है उसके अंतर्गत आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। विभागीय प्रबंधन किस प्रबंधन के अंतर्गत आता है? तो जो विभागीय प्रबंधन है वह मध्यवर्ती प्रबंधन के अंतर्गत आता है। विभागीय प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है? तो मध्यवर्ती प्रबंधन के अंतर्गत आता है। प्रबंधन कैसी प्रतिभा है? तो यह जन्मजात और अर्जित की जाती है। कैसी होती है? जन्मजात भी हो सकती है और इसको अर्जित मतलब इसको सीखा भी जा सकता है एक्सपीरियंस से। जहां पर अधिक अधिकारियों की बात होती है वहां पर कौन सा प्रबंधन आता है? तो यहाँ पर उच्च प्रबंधन आता है। वहां बहुत सारे अधिकारी हैं तो जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात आती है, मतलब क्या आती है? ज्यादा अधिकार किनके पास होते हैं? उच्च प्रबंधन के पास होते हैं। मध्य के पास कम होते हैं और जो सबसे निम्न होता है उसके पास बिल्कुल भी नहीं होते। तो सबसे ज्यादा अधिकार किनके पास होते हैं? उच्च प्रबंधन के पास ही होते हैं। नीतियों का क्रियान्वयन करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? तो नीतियों का क्रियान्वयन कराने वाला तंत्र कहलाता है। जो क्रियान्वित करने वाला तंत्र होता है उसको संगठन कहा जाता है। प्रबंधन के निचले स्तर को क्या कहा जाता है? तो प्रबंधन के सबसे निचले स्तर को प्रथम स्तर प्रबंधन या फिर पर्यवेक्षित प्रबंधन कहा जाता है। कि निचले स्तर को क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी का प्रबंधन या फिर पर्यवेक्षित प्रबंधन कहा जाता है। प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय का गणतव्यात्मक एवं जीवनदायी तत्व होता है। यह किसका कथन था? तो प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय का गणतव्यात्मक एवं जीवनदायी तत्व होता है, ये कहा था पीटर ड्यूकर ने। क्या है? व्यवसायिक गंतव्य एवं जीवनदायी तत्व होता है। मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो मानव की शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना नियोजन के अंतर्गत आता है। प्लानिंग के अंतर्गत मानव शक्ति की आवश्यकता हमें कितनी मानव की शक्ति की आवश्यकता है इसका अनुमान लगाना प्लानिंग के अंतर्गत आता है। विपणन विचार प्रबंधन का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह किसने कहा था या किसका है कथन?
तो विपणन विचार प्रबंधन का वह दर्शन है जो कि विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। तो ये कहा था वैकफील्ड ने। कोई भी विपणन करना है या फिर उसका विचार करना है, उसका जो प्रचार का प्रबंधन है वो क्या करता है, विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। जितनी विपणन क्रियाएं हैं उनका मार्गदर्शन कौन करता है, विपणन विचार करता है। उसका कुछ बैक में भी कुछ चलती रहती है फील्ड, तो इसको वैकफील्ड का कथन है यह। अभिप्रेरणा का प्रबंध कौन सा पक्ष करता है या कहा जाता है, तो अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा हिस्सा कहा जाता है, तो ये मानवीय होता है। अभिप्रेरणा कैसी होती है, दो प्रकार की होती है, एक मौद्रिक और एक अमौद्रिक। प्रबंधन क्रिया अंतिम कार्य किसे कहा जाता है, तो प्रबंधन क्रिया का अंतिम कार्य होता है नियंत्रण अर्थात कंट्रोलिंग करना। अधिकार अंतरण क्या कहलाता है, तो अधिकार अंतरण कहलाता है प्रबंधन की तकनीक या टेक्नोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। अधिकार का अंतरण, अंदर अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं अधिकार, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कही जाती है प्रबंधन की तकनीकी। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करते हैं, तो व्यापार में सर्वहित इशारा करते हैं नैतिकता की तरफ। व्यापार में जितने भी हित हैं वो किसकी तरफ इशारा करते हैं, नैतिकता की तरफ इशारा करते हैं। हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए प्रबंधन क्या है, कला और विज्ञान है। समामेलन से पूर्व यदि हानि होती है तो वो कहाँ रखी जाएगी, तो सम्मेलन से पहले हानि होगी तो वो रखेंगे हम ख्याली खाते, हमारा ख्याली हमें खाता रहेगा तो ख्याली खाता में उसको रखा जाता है, अर्थात गुडविल एसी में रखा जाता है। प्रबंधन वही है जो कि प्रबंध करता है। तो प्रबंधन क्या है, जो प्रबंधक कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है, प्रबंधन कहा जाता है। किसने कहा था, तो इनने कहा था, भाई एलन ने, लुइस एलन द्वारा कहा गया था। किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार करना यह विपणन के अंतर्गत आता है। नैतिकता, आचार संहिता एवं परामर्श किसकी विशेषता है, तो किसी भी पेशे की नैतिकता, आचार संहिता और परामर्श उसकी विशेषताएं होती हैं। नैतिकता का लक्ष्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, नैतिकता नीतियां और लक्ष्य को निर्धारण करने किया जाते हैं प्रशासन के साथ। नीतियां बनाना और लक्ष्य का निर्धारण करना ये प्रशासन करता है। किसी भी साझेदार में यदि 2:1 का व्यापार विभाजित किया गया है दो पार्टनर में, तो और यदि 2,19,000 लाभ हुआ है तो इनका विभाजन उन्हीं के रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, अर्थात एक को मिलेगा 1,16,000 रुपये और दूसरे को मिलेगा 1,74,000 रुपये। विभागीय प्रबंधन किस प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, तो विभागीय प्रबंधन मध्य स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रबंधन कैसी प्रतिभा है, तो इसको सीखी जा सकती है और अर्जित की जाती है। जहां पर अधिक अधिकारों की बात होती है, मतलब ज़्यादा अधिकार मिलेंगे तो वो क्या होता है, उच्च प्रबंधन होता है। नीतियों का क्रियान्वयन करना किस तंत्र के अंतर्गत आता है, तो जितनी भी नीतियां हैं उनका यदि क्रियान्वयन कराना है तो उसका होता है संगठन का। क्या उन करवाता है, संगठन करवाती है, पूरा संगठन मिलकर नीतियों को क्रियान्वित करता है। प्रबंधन के निचले स्तर को क्या कहा जाता है, पहला तो प्रथम श्रेणी का प्रबंध कहा जाता है या फिर पर्यवेक्षक प्रबंध कहा जाता है। प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय का गणतव्यात्मक एवं जीवनदायिनी तत्व कहलाता है। यह किसका कथन है, तो किसी भी व्यवसाय का गणतत्व एवं जीवनदायिनी तत्व होता है पीटर ड्यूकर ने ये कहा था। इसने पूरा गणतव्य तक पहुंचने के लिए व्यवसाय के उसको जीवनदायी तत्व बना दिया था, तो पीटर ड्यूकर ने। मानवीय शक्तियों की आवश्यकता का अनुमान प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है, मानव की जितनी भी शक्ति है उसका अनुमान पहले ही लगा लेंगे प्लानिंग के समय, तो नियोजन इसके अंतर्गत आता है। विपणन विचार संबंध का विपणन विचार प्रबंधन का एक दर्शन होता है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। तो ये किसने कहा था, बैकफील्ड ने कहा था। अभिप्रेरणा का प्रबंध किससे है, तो अभिप्रेरणा का संबंध है मानवीय से। प्रबंधन क्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, तो प्रबंधन क्रिया का अंतिम चरण होता है नियंत्रण करना, पहला होता है नियोजन करना। अधिकार अंतरण क्या कहलाता है, तो अधिकारों का अंतरण कहलाता है प्रबंधन की तकनीक। प्रबंधन में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है, तो सर्वहित हमें नैतिकता की तरफ इशारा करता है। सर्वहित क्या है, नैतिक विचार है, नैतिकता होनी चाहिए। किसी भी संगठन में क्या क्या होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, नीतियां होनी चाहिए, उनकी आचार संहिता होनी चाहिए। बाजार मूलक विक्रय प्रयास किसके किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं, तो जितने भी बाजार मूलक विक्रय प्रयास होते हैं वो किए जाते हैं विपणन प्रबंधन के अंतर्गत, मतलब मार्केटिंग के अंतर्गत बाजार के मूल्य में बेचते हैं और उनका प्रयास करते हैं, तो क्या है, विपणन प्रबंधन का अंतर्गत आता है। पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य होता है, तो पैकिंग करना और ब्रांडिंग करना ये विपणन के अंतर्गत आता है। प्रतिफल दर में परिवर्तनशील को किस रूप में जाना जाता है, तो प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को जाना जाता है जोखिम के रूप में। प्रतिफल को कैसे जाना जाता है,
प्रतिफल दर में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जोखिम। मतलब हमें फल तो मिला नहीं और उसमें परिवर्तन ही होते जा रहे हैं। कोई यदि फल नहीं मिला है, प्रतिफल नहीं मिला है और उसमें परिवर्तन हो जा रहे हैं तो क्या है? कोई जोखिम का काम होगा ना, तो जोखिम के रूप में जाना जाता है। प्रतिफल दर में यदि परिवर्तनशीलता आती है तो उसको जोखिम के रूप में जाना जाता है। प्रतिफल में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो प्रतिफल दर में यदि परिवर्तन आ रहा है, बार बार परिवर्तन आ रहा है, तो क्या होगा? जोखिम के रूप में जाना जाता है। प्रबंधन यह जानने की कला होती है कि क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना कि वह सर्वोत्तम एवं मितव्ययी विधि से किया जाए। यह किसने कहा था? तो F.W. टेलर ने कहा था। टेलर ने क्या कहा था कि प्रबंधन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ये जानने की क्रिया होती है कि क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि सर्वोत्तम एवं मितव्ययी विधि क्या हो सकती है। इसको कहा जाता है प्रबंधन। निरकपत्र में उत्पादन से माल मंगाने की क्रिया कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो इसमें आदेश कहा जाता है। निरकपत्र में उत्तर में उत्पादन से माल मंगाने की क्रिया क्या कहलाती है? आदेश कहलाती है। तो कोई भी अनोखा सा पत्र है, यदि उसमें उत्तर में हम उत्पादक से माल मंगाना है तो क्या होगा? हम आदेश दे रहे हैं भैया कि हमें माल दो। क्या है? आदेश पत्र है। माल मंगाने की प्रक्रिया या पत्र क्या कहलाती है? आदेश। प्रबंधन के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? तो पूरा प्रबंधन है वह संगठन के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो सर्वोच्चम या उसके ढांचे की नींव क्या है? संगठन है। कर्मचारी की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा होती है? तो कर्मचारी की पदोन्नति करना यह एक गैर मौद्रिक या अमौद्रिक या फिर गैर वित्तीय अभिप्रेरण होता है। मतलब हमने क्या कर दिया? अच्छा, कर्मचारी अच्छे से काम कर रहा था, हमें उसको मोटिवेट करना है तो क्या हमने कर दिया? उसका प्रमोशन कर दिया। तो क्या किसके अंतर्गत आती है? अमौद्रिक, मतलब मुद्रा तो नहीं दी, अमौद्रिक एवं गैर वित्तीय अभिप्रेरण के अंतर्गत आता है। विपणन एवं विक्रय में अंतर क्या होता है? तो विपणन और विक्रय में अंतर के आधार अलग अलग होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो पहले उनका क्षेत्र अलग होता है, उद्देश्य अलग होते हैं, प्रारंभ होता है, अवधि होती है और व्यापकता इसकी अंतर्गत आती है। अलग अलग आधार होते हैं। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकास या विकसित स्वरूप क्या होता है? तो टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का क्रियात्मक स्वरूप होता है कार्यात्मक संगठन। क्या होता है इसका? क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकास स्वरूप होता है कार्यात्मक संगठन। टेलर की क्रियात्मक मतलब क्रिया करनी है, फोरमैनशिप 4 लोगों के साथ शिप बना के, क्या होती है? कार्यात्मक संगठन कहलाता है। किस संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है? तो किसी भी संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, यह अनौपचारिक है। तो किसी भी संप्रेषण की जो गति होती है अपेक्षाकृत तीव्र होती है तो अनौपचारिक तरीका होता है या फिर अनौपचारिक होती है। निर्देशन प्रबंधन का कैसा भाग होता है? तो निर्देशन करना प्राथमिक कार्य होता है किसी भी संगठन का। संगठन का वह तंत्र कौन सा होता है जिसके माध्यम से प्रबंधन अपना कार्य सुचारू ढंग से संपन्न करता है? तो वो होता है संगठन। किसी भी प्रबंधन का वह तंत्र जिसके माध्यम से प्रबंधन अपना कार्य सुचारू रूप से या संपन्न कर सकता है तो वो होता है संगठन। सक्रिय प्रबंधन किसे कहा जाता है? तो सक्रिय प्रबंधन कहा जाता है निर्देशन को, मतलब डायरेक्टिंग को क्या कहा जाता है? सक्रिय प्रबंधन। हमेशा सक्रिय रहता है वो निर्देशक। क्या रहता है? निर्देशन करने वाला हमेशा सक्रिय रहता है। कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? तो उसका पर्यवेक्षण करना। किसी भी कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य है उसको देखना क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण करना कहलाता है। प्रतिभूतियों का मूल निर्धारण करना, प्रतिभूतियों का चुनाव करना, विनियोक्ता को सुरक्षा करना, ये किसका मुख्य कार्य होता है? तो ये होता है स्कंद विनिमय का कार्य होता है। तो क्या होता है? प्रतिभूति का मूल्यांकन करता है, जितनी प्रतिभूति है उनका क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा, उनको चुनेगा, फिर विनियोक्ताओं को सुरक्षा करके प्रमुख कार्य करता है क्या? स्कंद विनियमन से। क्या करता है? स्कंद विनियमन से करता है। विनियमन का कार्य है स्कंद। बिल्कुल, यस सर और नियम बनाएंगे। क्या करेंगे? यस सर क्या करेंगे? प्रतिभूति का मूल्यांकन करेंगे, आएंगे मूल्यांकन करेंगे, यस सर स्कंद, फिर चुनाव करेंगे, यस सर, फिर विनियोक्ता की सुरक्षा करेंगे। तो किसका काम होता है? स्कंद विनियम का कार्य होता है। टेलर ने क्रियात्मक संगठन के कुल कितने नायकों की नियुक्ति पर बल दिया है? तो टेलर ने कहा था कि किसी भी कार्यात्मक संघ है तो उसमें 8 नायक की नियुक्ति करनी पड़ेगी।
पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? तो पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण होते हैं अनौपचारिक संगठन की उत्पत्ति। पारस्परिक संबंध के सामाजिक संबंधों के कारण जो संगठन की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है अनौपचारिक संगठन। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विधि कौन सी होती है? जहाँ पर ज्यादा खतरा होता है उसके लिए प्रशिक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि क्या कहलाती है? प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। प्रकोष्ठ, कोष्ठ मतलब तो वो होती है डंडा वंडा है ना, प्रकोष्ठ मतलब एक बहुत कष्ट देकर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। प्रकोष्ठ क्योंकि खतरा ज्यादा है, तो जहाँ पर खतरा ज्यादा होता है तो प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है? प्रकोष्ठ प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ कार्य कर देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं, तो ये नियंत्रण या नियंत्रक का कार्य होता है यह देखना कि कार्य अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये किसका काम होता है? नियंत्रक का काम होता है। और जो कर्मचारी के कार्य को कौन देखता है? तो उसको पर्यवेक्षण देखता है, पर्यवेक्षक किया जाता है। प्रबंधन का कौन सा कार्य मानवीय संसाधन प्रबंधन के नाम से जाना जाता है? तो प्रबंधन का कौन सा भाग मानवीय संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है? तो वो है नियुक्ति। नियुक्ति किसके अंतर्गत आती है? मानवीय संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आती है। अधीनस्थों के पद प्रदर्शन एवं परिवीक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? तो किसी भी अधीनस्थ के पद प्रदर्शन करना, उनका परिवीक्षण करना, यह प्रबंधन क्रिया होती है निर्देशन के अंतर्गत। किसी भी डायरेक्शन के अंदर क्या होता है? पद प्रदर्शन करता है और उसका परिवीक्षण का कार्य करता है निर्देशन। किस पूंजी बाजार में पूर्व में जारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है? तो ये होते हैं द्वितीयक बाजार में। किसी भी बाजार में, पूंजी बाजार में पूर्व में जारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है द्वितीयक बाजार में। जितनी प्रतिभूतियां हैं जो पहले से जारी की गई हैं उनका क्रय विक्रय क्या कहलाता है? द्वितीयक बाजार कहलाता है। पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व निर्धारित लागतों को जाना जाता है मानक लागत के नाम से। पूर्व निर्धारित लागत पहले से लगाई गई जो लागत है उसको नाम से जाना जाता है मानक लागत के नाम से। मानक लागत के नाम से जाना जाता है। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। ये किसने कहा था? प्रोफेसर हैनी ने कहा था। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन ही संगठन कहलाता है। ये कहा था प्रोफेसर हैनी ने। किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसकी प्राप्ति के लिए कुछ अंग होते हैं, उनका मैत्रीपूर्ण संयोजन क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। ये किसने कहा था? प्रोफेसर हैनी ने कहा था। सब लोग सुन के हैरान हो गए थे, क्या अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन संगठन कहलाता है? बाप रे! तो किसने कहा था? प्रोफेसर हैनी ने कहा था। किसी पद पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण कहलाता है। किसी योग्य व्यक्ति है उसको योग्य स्थान दे दो, नियुक्तिकरण कर दी हमने उसकी। विश्व एक बाजार के स्वरूप में देखता है, जो विश्व है वो यदि एक बाजार के स्वरूप में दिखाई देता है तो ये कहलाता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। विपणन भर्ती का कौन सा भाग होता है? तो विज्ञापन भर्ती, तो वो बाह्य भर्ती के अंतर्गत आता है। विज्ञापन की भर्ती किसके अंतर्गत आती है? तो ये बाह्य भर्ती के अंतर्गत आती है। चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देय किसके अंतर्गत आते हैं? तो चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देयताएं आती हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। मतलब हमने परिसंपत्तियां इतनी है और हमने उनमें से देयताएं कैंसिल कर दी कि हमें इतना देना है किसी को, वो हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे क्या बचेगा? शुद्ध कार्यशील पूंजी हमारे पास बचेगी। जिन स्थानों पर ऑर्डर प्राप्त वाली प्रतिभूति का सौदा होता है वे क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं प्रिंट एंड बिग। जिन स्थानों पर ऑर्डर प्राप्ति वाली प्रतिभूतियों का सौदा होता है, मतलब ऑर्डर प्राप्ति हो गई उनकी प्रतिभूतियों का सौदा होता है, तो ये किसके अंतर्गत आती है? प्रिंट एंड बिग के अंतर्गत। चलिए हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, बाजार मूलक वित्तीय प्रयास क्या कहलाता है? जो बाजार मूलक वित्तीय प्रयास होता है वो होता है विपणन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। पैकिंग और ब्रांडिंग आती है विपणन के अंतर्गत। प्रतिफल दर में यदि परिवर्तन होता है तो हमें जोखिम का खतरा ज्यादा रहेगा, तो जोखिम रूप से जाना जाता है। प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है और इसके पश्चात यह देखना कि सर्वोत्तम और मितव्ययी विधि क्या होगी, तो ये कहा था FW टेलर ने। निर्ख पत्र में उत्तर में यदि हम उत्पादक से माल मंगवाते हैं तो हम उसको क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। किस पत्र के अंतर्गत? अनोखा निर्खा पत्र के अंतर्गत उत्तर में भेजते हैं। प्रबंधन के
संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? तो पूरा प्रबंधन संगठन के अंतर्गत या फिर नींव पर आता है। कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की है? तो कर्मचारी की पदोन्नति कर दी तो हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं ना, तो आमौद्रिक गैर वित्तीय अभिप्रेरण के अंतर्गत आता है। विपणन और वित्त में क्या क्या अंतर होते हैं? विपणन और वित्त में अंतर होते हैं उनका क्षेत्र, उनके उद्देश्यों में, आरंभ में, अवधि में और उसकी व्यापकता में अंतर होता है। टेलर की जो क्रियात्मक फोरमैनशिप है वह विकसित स्वरूप कौन सा है इसका? तो टेलर की जो क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित स्वरूप है कार्यात्मक संगठन। संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, तो संप्रेषण बहुत जल्दी जल्दी होता है अनौपचारिकता में। निर्देशन प्रबंधन का कौन सा कार्य होता है? तो निर्देशन होता है प्राथमिक कार्य। पहले को संप्रेषण, किसी को संप्रेषण कर रहे हैं और उसकी गति किसी है तीव्र है, तो यह अनऑफिशियल हो गया ना कि हमने किसी को संप्रेषित किया, यहाँ से प्रेषित किया और वो जल्दी से चला गया, अनौपचारिक होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रबंधन का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंधन अपना कार्य सुचारू ढंग से संपन्न करता है? तो पूरा काम सुचारू ढंग से संपन्न करेगा, वो है संगठन के कारण। सक्रिय प्रबंधन किसे कहा जाता है? तो सक्रिय प्रबंधन कहा जाता है निर्देशन को, हमेशा सक्रिय रहते हैं। कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? तो कर्मचारी ने जो काम किया है उसके कार्यों को देखना कहलाता है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण। प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, प्रतिभूतियों का चुनाव एवं विनियोक्ताओं की सुरक्षा किसके कार्य के अंतर्गत आती है? तो प्रतिभूतियों का मूल्य का निर्धारण करना, प्रतिभूतियों का चुनाव करना एवं नियोक्ताओं को सुरक्षा देना आता है स्कंद विनियम के अंतर्गत। स्कंद विनियम के अंतर्गत आता है, स्कंद विनियम के अंतर्गत आता है। यस सर, पहले हम मूल का निर्धारण करेंगे, यस सर प्रतिभूतियों को चुनाव करेंगे, यस सर विनियोक्ताओं की सुरक्षा करेंगे, यस सर हमारा सब काम है विनियम नियम के अंतर्गत आता है, स्कंद विनियम के अंतर्गत आता है। टेलर ने क्रियात्मक संगठन के कुल कितने नायकों की नियुक्ति की बात कही है? तो इन्हें 8 नायक बिठा रहे थे हर जगह। पारंपरिक सामाजिक संबंधों के कारण जो संगठन उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? अनौपचारिक संगठन कहा जाता है, क्योंकि जो पारस्परिक सामाजिक संबंधों से उत्पन्न हुआ है। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है तो वहाँ प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है? तो प्रकोष्ठ प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्य देखना क्या कहलाता है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है? नहीं, तो वो होता है नियंत्रण और न नियंत्रण। नियंत्रक और नियंत्रण कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है? नहीं। प्रबंधन का कौन सा कार्य मानवीय संसाधन प्रबंधन के नाम के अंतर्गत आता है? तो उनकी नियुक्ति करण इसके अंतर्गत आती है। अधीनस्थों के पद प्रदर्शन एवं पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? तो पथ प्रदर्शन और पर्यवेक्षण करना निर्देशन के अंतर्गत आता है। पथ प्रदर्शन और पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य निर्देशन के अंतर्गत आता है। किसी पूंजी बाजार में पूर्व से जारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कैसे होता है? तो द्वितीयक बाजार के अंतर्गत होता है। पहले से बाजार में है प्रतिभूति, उन्हीं का क्रय विक्रय हम कर रहे हैं तो द्वितीयक बाजार हो गया ना, पहले से है उन्हीं का क्रय विक्रय, तो द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आता है। पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व निर्धारित लागत होती है उनको हम मानक के रूप में जानते हैं। क्या होती है? वो मानक होती हैं। किसी सामान्य उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीकरण संयोजन क्या कहलाता है? तो प्रोफेसर हेने ने इसको कहा था। किसी भी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो विभिन्न अंग होते हैं उनका मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है, ये कहा था प्रोफेसर हेने ने। किसी पद पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति कहलाती है नियुक्तिकरण। विश्व एक व्यापार है ऐसा देखना वैश्वीकरण कहलाता है। विज्ञापन भर्ती कौन सी भर्ती होती है? तो बाह्य भर्ती होती है। चालू परिसंपत्तियों से यदि हम देयताएं हटा देते हैं तो हमें मिल जाएगी शुद्ध कार्यशील पूंजी। जिन स्थानों पर ऑर्डर प्राप्त वाली प्रतिभूति का सौदा होता है उन्हें क्या कहा जाता है? बिग एंड पिट। जिन स्थानों पर ऑर्डर प्राप्ति वाली प्रतिभूतियों का सौदा होता है, मतलब हम क्या करेंगे? प्रतिभूति का सौदा करेंगे ऑर्डर प्राप्ति वाले स्थान पर, तो वो होंगी पिट एंड बिग। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना कौन सी भर्ती के अंतर्गत आता है? तो यह होगी विशिष्ट योग्यता भर्ती या परीक्षा। किसी भी टाइपिस्ट पद है, हमें उसकी टाइपिंग की गति की परीक्षा लेनी है तो हम क्या करेंगे? विशिष्ट योग्यता परीक्षा का उपयोग करेंगे। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य
क्या कहे जाते हैं? तो नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूहों के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? तो उनको कहा जाता है अनुयायी। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य होते हैं अनुयायी। जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके किए जाने वाले समूह के जो अन्य सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं। महाजनपद एवं साहूकार जैसी मुद्रा में प्रमुख अंग क्या होता है? तो महाजन और जो साहूकार होते हैं इनकी प्रमुख मुद्रा में होता है असंगठित। ये दोनों असंगठित हैं। श्रमिकों को उद्देश्य उत्साह के साथ कार्य कराने को प्रेरित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरण कहलाता है। किसी भी श्रमिक को उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना अभिप्रेरण कहलाता है। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? तो निष्पादन कोई भी कार्य का मान मापदंड का सहारा लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे? निष्पादन, उनका कार्य को निष्पादन करेंगे तो कार्य का मान हम इसमें मापदंड करते हैं। नियंत्रण किस प्रकार की प्रक्रिया है? नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया होती है। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है? तो पद सोपान होती है प्रशासकीय संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता। पद सोपान क्या होता है? जिस व्यक्ति को जो काम करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनको दे दिया, तो क्या है? प्रशासनिक संगठन की एक विशेषता होती है। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो, मतलब कंपनी की आय कैसी है? अनिश्चित है, और इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है, तो कौन से अंग का निर्गमन करना चाहिए? तो इसमें हम साधारण अंशों का निर्गमन करते हैं। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो और इसका पूर्व अनुमान लगाना भी कठिन हो तो किस अंशों का निर्गमन करते हैं? तो अंशों का निर्गमन करेंगे हम साधारण अंशों का। जो साधारण हम उन्हीं का कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी हो उनका तो हम निर्गमन कर भी नहीं सकते, तो साधारण अंशों का ही निर्गमन करना चाहिए। तुलन पत्र अर्थात बैलेंस शीट में ख्याति को किस प्रकार प्रकट किया जाता है? तो ये होती है अमूर्त परिसंपत्ति। ख्याति क्या होती है? अमूर्त परिसंपत्तियां होती हैं। निजीकरण किसका उपाय है? तो निजीकरण है सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विनिवेश का एक उदाहरण है। निजीकरण क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विनिवेशकरण कहलाता है निजीकरण। फिर आता है समविच्छेदन विश्लेषण क्या है? तो समविच्छेद विश्लेषण कहलाता है नियंत्रण तकनीकी। समविच्छेद हम सबको बिल्कुल एक एक छेद करते जाएंगे, एक लेंगे बहुत बड़ा सा डंडा या सुई ले सकते हैं, है ना। समविच्छेदन हम सबको छेद करते जाएंगे डिग 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 डिग। ये नियंत्रण की प्रक्रिया, जो अच्छे से काम नहीं करेगा हम उनको जाके छेद करेंगे ऐसे डिग डिग डिग। तो नियंत्रण तकनीक के अंतर्गत आता है समविच्छेदन विश्लेषण। गैर वित्तीय प्रेरणाएं कैसी होती हैं? तो गैर वित्तीय जो प्रेरणाएं होती है मानसिक तौर पर दी जाती हैं। नेतृत्व किसका स्रोत होता है? तो नेतृत्व होता है अभिप्रेरणा का स्रोत, क्योंकि हम उनको अभिप्रेरित करते हैं। नियोजन नियंत्रण का कौन सा भाग होता है? तो नियोजन नियंत्रण का पहला भाग होता है, अर्थात व्यवहारिक भाग होता है। किसी प्रबंधन के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि नियोजन के अनुसार एक संगठन अपनी चालू मानव शक्ति स्थिति से वंचित मानव शक्ति की ओर कैसे गति होनी चाहिए? तो ये होती है मानव संसाधन प्रबंधन। मतलब जो मानव संसाधन है उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो प्रबंधन के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि नियोजन के अनुसार, मतलब प्लानिंग के अनुसार एक संगठन अपनी चालू मानव शक्ति स्थिति, मतलब जो जितने भी पावर संसाधन मतलब मानव संसाधन है उनका कैसे यूज करना है, से वांछित मानव शक्ति की ओर कैसे गतिशील होना है, ये कहलाता है मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत। उपभोक्ता एक सार्वभौमिक सत्ता किस अर्थव्यवस्था से प्राप्त होती है? तो उपभोक्ता की एक सार्वभौमिक सत्ता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से स्थापित होती है। तो उपभोक्ता जो रहता है उसकी सार्वभौमिकता सत्ता किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता सत्ता। जब एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो यहाँ कैसे संप्रेषण होता है? तो समतल संप्रेषण है, क्योंकि एक ही स्तर पर कर्मचारियों के बीच में सूचनाओं का विनिमय हो रहा है, तो क्या है? ये समस्तर है या समतल है। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विपणन पत्र को क्या कहा जाता है? तो आर्थिक स्थिति और व्यापारिक जो परिणाम होते हैं उनसे अवगत कराने वाले पत्र को कहा जाता है वित्तीय विवरण पत्र। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है? तो चरण प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण होता है प्रत्यादेश। प्रत्यादेश चरण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन का विकास किस
किसने किया था? तो उपक्रम स्तर पर प्रशासन प्रबंधन का विकास किया था हेनरी फेयोल ने। उत्क्रम, उठ के क्रम में लगा दिए थे सबको प्रशासनिक प्रबंधन के, तो ये कौन किसने किया था? हेनरी फेयोल ने, क्योंकि उनको सब फॉलो करते थे। उत्क्रम स्तर पर जो प्रशासनिक प्रबंधन होता है उसका विकास किसने किया था? हेनरी फेयोल ने किया था। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तत्वों, विचारों, परिसंपत्ति और भावनाओं का विनियमन क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं उनके बीच में तथ्यों का, विचारों का, परिसंपत्तियों का और भावना का यदि विपणन होता है तो उसको कहा जाता है संप्रेषण। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो उपक्रम में अपने सभी कर्मचारियों के बीच सहयोग प्राप्त करना कहलाता है सहभागिता। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु क्या प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं अपेंडिक्स। जो प्रशिक्षण अवधि होती है इसमें प्रशिक्षु क्या प्राप्त होता है? तो प्रशिक्षु को प्राप्त होता है अपेंडिक्स। तालिका अर्थात माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति होती है? तो ये होती है चालू परिसंपत्ति। तालिका अर्थात जो माल सूची होती है यह कैसी परिसंपत्ति है? तो ये चालू परिसंपत्ति है। माल सूची, यहाँ जाएगा माल वहां जाएगा, चालू तो है, चालू परिसंपत्ति होती है। किस दिशा में पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये होती है मंदी की दशा में। मंदी की दशा में पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब पूर्व अधिकार के जो अंश है वो और ऋण पत्र हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है मंदी की दशा में। जब मंदी हो जाएगी तो पहले से जो अधिकार हैं वो और जो ऋण पत्र होते हैं हम उनको प्राथमिकता देने लगते हैं। जब हम मंदी आ जाएगी तभी तो हम ऋण पत्रों के ऋण लेने जाएंगे, वरना कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। चलो अच्छा है ब्याज आ रहा है। जब हमारे पास सब मंदी आ गई तो फिर हम अपना ऋण पत्र निकालेंगे और लेने जाएंगे, पूर्वाधिकार मांगेंगे उनसे। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य कौन सा अर्थव्यवस्था होती है? तो पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य होती है विस्तृत अर्थव्यवस्था। प्रबंधन विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? तो प्रबंधन विकास कार्यक्रम की धुरी है स्व अभिप्रेरण। विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? प्रबंधन विकास कार्यक्रम की धुरी है स्वयं अभिप्रेरण। लागत निर्धारण की त्रुटि क्या होती है? तो लागत निर्धारण की त्रुटि होती है सहायता वही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है। लागत निर्धारण की त्रुटि क्या कहलाती है? तो सहायक वही की गणना के दौरान जब गलती हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? लागत निर्धारण त्रुटि। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? तो जो विभिन्न हितधारक होते हैं उनके बीच में जो विवरण तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है वित्तीय विवरण। टाइपिस्ट पद के लिए यदि हमें टाइपिंग की गति की परीक्षा लेनी है तो हम क्या करेंगे? विशिष्ट योग्यता की परीक्षा लेंगे। नेता द्वारा यदि प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह होते हैं उनके अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो नेता तो एक हो गया, उनके समूह के सदस्यों को कहा जाता है उनके अनुयायी। महाजन और जो साहूकार होते हैं वो क्या होते हैं? असंगठित मुद्रा के रूप में पाए जाते हैं। श्रमिकों को उत्साहित करना है और उनको उत्साहित के साथ काम कराना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको अभिप्रेरण करना पड़ेगा। अभिप्रेरण क्या है? एक मानसिक स्थिति है। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? तो निष्पादन की माप करने के लिए हम कार्य मान का सहारा लेते हैं। नियंत्रण किस प्रक्रिया की एक प्रमुख प्रक्रिया है? तो यह एक सतत प्रक्रिया है। पद सौपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो पद सौपान होती है किसी प्रशासनिक संगठन की। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो और पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है तो हमें साधारण अंश निर्गमन करना चाहिए, तो साधारण अंशों का हम निर्गमन करते हैं। तुलन पत्र अर्थात बैलेंस शीट में ख्याति को किस प्रकार प्रकट किया जाता है? तो ये होते हैं अमूर्त परिसंपत्तियां। निजीकरण का किसका उपाय है? तो निजीकरण में क्या किया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विनिवेश कर दिया जाता है, तो निजीकरण हो गया। सब विच्छेदन क्या होता है? तो यह नियंत्रण तकनीक होती है। गैर वित्तीय प्रेरणाएं कैसी होती हैं? तो गैर वित्तीय प्रेरणाएं होती है मानसिक अर्थात अभिप्रेरण। नेतृत्व किसका स्रोत होता है? नेतृत्व करना मतलब उनको अभिप्रेरणा देना।
नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष होता है? तो हम नियोजन करते हैं और नियंत्रण का होता है व्यवहारिक पक्ष। जब प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया जाता है कि नियोजन के अनुसार एक संगठन अपनी चालू मानव शक्ति स्थिति से वंचित मानव शक्ति की ओर कैसे गति होना चाहिए, तो यह कहलाता है मानव संसाधन प्रबंधन। प्रबंधन की सार्वभौमिक सत्ता किस अर्थव्यवस्था से प्राप्त होती है? तो उपभोक्ता की जो सार्वभौमिक सत्ता होती है वह होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित। सार्वभौमिक सत्ता किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आती है। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो यहाँ कौन सा संप्रेषण होता है? तो जब एक ही सत्ता पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचना का विनिमय होता है तो ये होता है समतल संप्रेषण। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले वितरण पत्र को क्या कहा जाता है? तो आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले वितरण पत्र को कहा जाता है वित्तीय विवरण। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण हो रहता है प्रत्यादेश, उनको हम दे देंगे आदेश। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन का विकास किसने किया था? तो उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन का विकास किया था हेनरी फियोल ने। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, परिसंपत्ति, भावना का विनिमय होता है तो उसे कहा जाता है संप्रेषण। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? सहभागिता कहलाती है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु क्या प्राप्त करता है? तो ये करता है भैया अपेंडिक्स या फिर अटेंडेंस। तालिका या माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति होती है? तो ये होती है चालू परिसंपत्ति। किस दशा में पूर्वाधिकार अंश एवं ऋण पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है? तो किसी भी दशा में पूर्वाधिकार अंश एवं ऋण पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है मंदी की दशा में। पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य में होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रबंधन विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? तो किसी प्रबंधन विकास की कार्यक्रम की धुरी है स्व अभिप्रेरण। लागत निर्धारण की त्रुटि क्या कहलाती है? तो लागत निर्धारण की त्रुटि कहलाती है सहायक बही की गणना के दौरान जब गलती हो जाती है तो उसे लागत निर्धारण त्रुटि कहा जाता है। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? तो वित्तीय हितधारकों के लिए वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? तो वित्तीय विवरण। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक किनकी रचना है? तो शॉप मैनेजमेंट पुस्तक है FW टेलर की। शॉप मैनेजमेंट, टेलर्स आपको अपनी शॉप को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट FW टेलर की पुस्तक है। अधीनस्थों के पद प्रदर्शन एवं पर्यवेक्षण का प्रतिबंधीय या प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निर्देशन करना, मतलब डायरेक्टिंग करना। कोई भी अधीनस्थ है उनका पथ प्रदर्शन करना, उनका पर्यवेक्षण करना प्रबंधकीय कार्य कहलाता है निर्देशन करना। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से होता है? तो नियोजन का जो घनिष्ठ संबंध होता है वो बौद्धिक अभिक्रिया से, बौद्धिक प्रक्रिया से होता है। सिद्धांत सत्य है या सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है, किसने कहा था? तो सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। ये कहा था जॉर्ज आर टेरी ने कहा था कि सिद्धांत क्या है? एक आधारभूत वक्तव्य है जो कि विचार और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाता है? ऑनलाइन विपणन। शक्तियों का अधीनस्थों में विभाजन करना कहलाता है शक्ति का पृथक्करण। औपचारिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? तो औपचारिक संप्रेषण का उद्देश्य है संगठन का विकास करना। किसी भी औपचारिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो संगठन का विकास करता है। प्रशिक्षण का संबंध किससे होता है? तो प्रशिक्षण का संबंध होता है किसी विशिष्ट कार्य के ज्ञान से संबंधित है। ये संगठन के मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो संगठन के जितने भी मुख्य फैसले होते हैं वो शीर्ष प्रबंधन के द्वारा लिए जाते हैं। प्रतिभूतियों का देह मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो जाता है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो जब प्रतिभूतियों का देह मूल्य परिसंपत्ति या फिर संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो जाता है तो इसे कहा जाता है अति पूंजीकरण।
कि हमारी प्रतिभूति हैं, इनका देय मूल्य परिसंपत्तियों के चालू से अधिक हो गया है, तो उन्हें कहा जाता है अति पूंजीकरण। किसी भी कार्य की सुचारू रूप से पूरा करने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक होगा हमें प्रबंधन का। पूर्वदत्त व्यय क्या कहलाता है, तो पूर्वदत्त व्यय होता है उन्हें चालू परिसंपत्ति कहा जाता है। बंधन पत्र किस प्रकार की देनदारी होती है, तो हम बांध के रख सकते हैं किसी को बहुत दिन तक, तो दीर्घकालीन देनदारी। बंधन पत्र से देनदारी कैसी की जाती है, दीर्घकालीन देनदारी की जाती है। नियोजन का अंतिम कार्य क्या होता है, किसी भी विस्तृत योजना को तैयार करना। नियोजन का कार्य क्या होता है, किसी विस्तृत योजना को तैयार करना। हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंधन के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, तो हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए गए हैं। निर्देशन का मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो निर्देशन का मुख्य तत्व होता है पहला अभिप्रेरणा देना, नेतृत्व करना और संप्रेषण करना। अभिप्रेरणा देना, नियंत्रण करना और संप्रेषण करना। बाजार विभुक्तीकरण क्या है, तो बाजार विभुक्तीकरण है बाजार को उप बाजार में विभक्त करना, बाजार की विभुक्तीकरण के अंतर्गत आता है। बाजार अनुसंधान किसका समर्थन करता है, तो बाजार अनुसंधान समर्थन करता है विपणन प्रबंधन का। हेनरी फ्योल के अनुसार आदेश की एकता किस प्रकार की सूची का निर्माण करती है, तो हेनरी फ्योल के अनुसार आदेश की एकता सूची का निर्धारण करती है, वो है सोपान सूची का निर्धारण करती है। आदेश हम दे दिए, सौंप दिए, आदेश की एकता क्या दिखाती है, सोपान दिखाती है। कराया लेखा किस प्रकार का लेखा होता है, तो कराया लेखा यह होता है आय व्यय लेखा। उपभोक्ता व्यवहार में संगठनात्मक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था होब्स ने। कुछ होब्स रखनी चाहिए, तो उपभोक्ता व्यवहार के संगठनात्मक मॉडल का प्रतिपादन किया था होब्स ने। उपभोक्ता के व्यवहार से हमें क्या मिलती है, होप्स मिलती हैं। सकारात्मक किसका हिस्सा होता है, तो साक्षात्कार हिस्सा होता है भर्ती प्रक्रिया का। नियंत्रण प्रबंधन किसका कार्य होता है, तो नियंत्रण प्रबंधन होता है अंतिम कार्य। सॉफ्ट मैनेजर पुस्तक किसने लिखी है, तो FW टेलर ने लिखी है। अधीनस्थों के पद प्रदर्शन और पर्यवेक्षण का प्राधिकरण कार्य क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। नियोजन का घनिष्ठ संबंध होता है बौद्धिक प्रक्रिया से। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। ये किसने कहा था, जॉर्ज आर टेरी ने कहा था कि सिद्धांत क्या है, एक आधारभूत वक्तव्य है जो कि विचार और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचना ऑनलाइन विपणन कहलाता है। शक्तियों का अधीनस्थों में विभाजन करना शक्ति पृथक्करण कहलाता है। औपचारिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है, तो औपचारिक संप्रेषण का उद्देश्य होता है संगठन का विकास करना। प्रशिक्षण का संबंध किससे है, तो प्रशिक्षण का संबंध है विशिष्ट कार्य के ज्ञान से। विशिष्ट कार्य की ज्ञान से प्रशिक्षण का संबंध होता है। संगठन के मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो मुख्य फैसले हैं तो उच्च संस्थान लेगी या फिर शीर्ष प्रबंधन द्वारा। प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब परिसंपत्ति के चालू मूल्य से अधिक हो जाता है, मतलब देना ज्यादा है हमें अपनी परिसंपत्ति से, तो क्या होगा, अति पूंजीकरण होता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो किसी भी कार्य को अच्छे से करना प्रबंधन कहलाता है। पूर्वदत्त व्यय क्या कहलाते हैं, तो पहले जो दिए गए व्यय हैं वो होती है चालू संपत्ति। बंधन पत्र क्या होता है, दीर्घकालीन देनदारियां होती हैं। नियोजन का अंतिम चरण या अंतिम कार्य क्या होता है, हम अच्छे से योजना बना लें, विस्तृत योजना तैयार कर लें। हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए थे, 14 सिद्धांत दिए थे। निर्देशन का मुख्य तत्व क्या है, तो निर्देशन का मुख्य तत्व होता है अभिप्रेरणा देना, नेतृत्व करना और संप्रेषण करना। अभिप्रेरणा अभी करेंगे, नेतृत्व संप्रेषण। बाजार विभुक्तीकरण क्या होता है, तो बाजार को उप बाजार में विभक्त करना बाजार का विभुक्तीकरण कहलाता है। बंधन बाजार अनुसंधान किसका समर्थन करता है, तो बाजार अनुसंधान है वह विपणन प्रबंधन से संबंधित है। हेनरी फ्योल के अनुसार आदेश की एकता किस प्रकार की सूची के निर्माण करती है, तो आदेश की एकता है वो निर्माण करती है सोपान का। कराया जो लेखा है वह होता है आय व्यय लेखा। उपभोक्ता व्यवहार के संगठनात्मक मॉडल का प्रतिपादन करते हैं, तो वो है होप्स। जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो संगठन मॉडल को कैसा देता है, होप्स देता है, तो संगठन मॉडल का प्रतिपादन करता है। साक्षात्कार किसका हिस्सा है, भर्ती प्रक्रिया का है। नियंत्रण प्रक्रिया का कौन सा कार्य होता है, तो नियंत्रण प्रक्रिया का होता है
सबसे अंतिम कार्य पहला होता है नियोजन करना।